आज हम गार्नेशी से स्टार्ट कर रहे हैं कि लॉ प्रैक्टिकल होता है। जो वकील होते हैं और प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, इनको हमारे लेक्चर्स 100% समझ में आ जाते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो लॉ की प्रैक्टिस में नहीं होते, उनको हमारा लेक्चर 50% समझ में आ जाता है, क्योंकि 50% जो होता है वो उसका प्रैक्टिकल है। गार्नेशी जो अभी टर्म है, इसका जो लीगल यानी उसकी मीनिंग है वो है जजमेंट डेटार्स डेटार। मीन्स एक ऐसा मकरूज़ जो जजमेंट डेटार जो होता है उसका मकरूज़। अभी जजमेंट डेटार क्या है? जब हम केस दाखिल करते हैं और केस डिसाइड हो जाता है तो इट विल बी डिसाइडेड इन फेवर ऑफ वन पार्टी, आइदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। जब प्लेंटिफ के फेवर में होता है तो सूट इज़ डिक्रीड। जब डिफेंडेंट के यानी फेवर में होता है तो सूट इज़ डिसमिस्ड। दो चीज़ें होती हैं, सूट डिसमिस्ड और सूट डिक्रीड। अच्छा, दोनों सूरतों में यानी वो डिक्री बनती है। डिसमिसल के सूट में भी डिक्री बनती है और जो सूट डिक्री होता है उसकी भी डिक्री बनती है। मुख्तलिफ लाज हैं, वो अपने जो कोर्ट्स के अंदर एक प्रोसीजर है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो फॉलो नहीं होता, लेकिन लॉ प्रिस्क्राइब करता है एक टाइम फ्रेम के डिक्री पास होने के बाद जो जजमेंट पास होती है तो कितने दिन के अंदर डिक्री कोर्ट को पास करनी है। तो सिंध सिविल कोड रूल्स के अंदर उसका प्रोसीजर है, सीपीसी के अंदर नहीं है। सिंध सिविल कोड रूल्स का प्रोसीजर है जो उसका बैक साइड है उसका, जिसके अंदर सर्कुलर्स आते हैं, उसके अंदर रूल है 104। 104 प्रिस्क्राइब करता है कि आफ्टर पासिंग ऑफ द जजमेंट डिक्री शैल बी ड्रॉन विद इन 4 days। 4 दिन के अंदर डिक्री ड्रा होती है, ठीक है। अच्छा, अब जब डिक्री पास हो जाती है तो वो बंदा जिसके फेवर में डिक्री होती है ही गोज़ इन एग्जीक्यूशन। जो एग्जीक्यूशन होती है तो इसका मकसद ये है कि डिक्री की इन्फोर्सबिलिटी डिक्री की इन्फोर्सबिलिटी थ्रू एग्जीक्यूशन। अभी एग्जीक्यूशन का एक प्रोसीजर है, उसके लिए जो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन होती है वो हम ड्रा करते हैं एज पर ऑर्डर 21 रूल 11। रूल 11 के अंदर वो डिक्री के सारे पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं कि भाई पार्टी, उसकी डिस्क्रिप्शन और डिक्री के अगेंस्ट में वो जो कोर्ट के असिस्टेंस चाहता है वो क्या चाहता है और मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए, डिफेंडेंट की या उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो उस वक्त प्लेंटिफ का और डिफेंडेंट का एग्जीक्यूशन के अंदर नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाता है। प्लेंटिफ हो जाता है अगर डिक्री उसके फेवर में है तो डिक्री होल्डर। जजमेंट उसके अंदर हो जाता है, जो डिफेंडेंट है वो हो जाता है जजमेंट डेटार। अच्छा, मीन्स वो पर्सन जिसके खिलाफ एग्जीक्यूशन डाली गई है और एग्जीक्यूशन की अभी उस डिक्री की इन्फोर्सबिलिटी होगी थ्रू दैट एग्जीक्यूशन, तो किसके खिलाफ और जो बस पर्सन होता है बंदा, उसको हम कहते हैं जजमेंट डेटार, ठीक है ना। अच्छा, अभी जजमेंट डेटार के खिलाफ जो हमारी एग्जीक्यूशन है, जो हमने अंडर द कोडल फॉर्मेलिटीज़ दाखिल की है, जिसके पर्टिकुलर्स हमने अपने एग्जीक्यूशन में सेट किए हैं, तो अभी कोर्ट के पास एक एविडेंस आता है जिसके अंदर डिक्री होल्डर बोलता है कि सही ये जो जजमेंट डेटार है इसके ख़िलाफ़ मेरे 2 लाख रुपए हैं, लेकिन इसको एक्स फेसाई 2 लाख रुपए इसके हाथ में अभी नहीं है। मैं आपको एक पर्टिकुलर्स प्रोवाइड करता हूं जिसके तहत मैं आपको बता सकता हूं विथ एविडेंस इसके 2 लाख जो है वो बैंक में पड़े हुए हैं, स्टेटमेंट देता हूं, या इसके 2 लाख जो है लायबिलिटी किसी एक ऐसे इंडिपेंडेंट पर्सन से है जो कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल नहीं है, उसके ख़िलाफ़ इसका वो लोन है और वो अगर आप उसको नोटिस करेंगे आएगा, वो मानेगा।
लॉ प्रिस्क्राइब करता है कि कोर्ट अगर देखती है एग्जीक्यूशन के लिए कि एग्जीक्यूशन हो तो एक ऐसे बंदे की प्रॉपर्टी को भी अटैच करती है जो बिल वास्ता डायरेक्ट उस एग्जीक्यूशन में नहीं होता। मीन्स दैट पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूशन। फिर क्या होता है कि कोर्ट उसको समन करती है, उसको पूछती है, या बैंक को समन करती है, बैंक से पूछती है कि इस बंदे की आपके पास कुछ अमाउंट है लाइंग इन योर बैंक। वो कहता है ऐसे है, तो कोर्ट कहती है ठीक है, हम एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू करते हैं जिसके अंदर आप ये अमाउंट उसको नहीं दे सकते, ये अमाउंट आप हमारे पास ले आए। वो कहते सर ठीक है, लेकिन पैसे तो उसके हैं, पैसे आपके तो नहीं हैं। ठीक है बात है, लेकिन हमें उसकी क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो दें आप कि भाई ठीक है, जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा उसकी लायबिलिटी जो है वो रियलाइज जो कोर्ट कर रही है वो हमारे अमाउंट से कर रही है और हमारी कोर्ट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो लिहाजा आप हमें वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट दें, दैट विल बी वैलिड फॉर अस। अगर खुदा न खास्ता कल हमारे ऊपर ये स्यू करता है हम उसको दिखाएं। ये जो बंदा है ये कहलाता है गार्नेशी। गार्नेशी मीन्स जजमेंट डेटार्स डेटार। जजमेंट डेटार मीन्स जजमेंट वो पर्सन जो प्लेंटिफ का मकरूज है और ये मकरूज का मकरूज, ठीक है ना। तो इस तरह से ये होता है। तो इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये हुआ कि जो गार्नेशी है, जजमेंट डेटार्स डेटार है, वो यानी लायबल है फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पस बिफोर द कोर्ट। अच्छा, उसके अंदर जो लायबिलिटी जिनके खिलाफ नहीं बनती, जिनके खिलाफ लायबिलिटी ये लाजमी नहीं है कि जो बंदा भी आप साइट करें वो लायबल हो। सपोज़ कीजिए भाई उसके पास अभी अमाउंट है उस प्रॉपर्टी का जो मॉर्गेज है, सपोज़ कीजिए उसके पास वो अमाउंट है उस प्रॉपर्टी का जिसकी उस प्रॉपर्टी पे चार्ज है कोर्ट का या किसी बैंक का, या वो प्रॉपर्टी जो उसके अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर वो उसने किसी के साथ एग्जीक्यूट किया है और उसकी लायबिलिटी जो दूसरे के खिलाफ है जिसको आप जजमेंट डेटार्स कहें वो थ्रू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, या जो जजमेंट डेटार्स डेटार है उसका लिंक उस ट्रांजैक्शन का है जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है या उस प्रॉपर्टी से है जिसके ऊपर चार्ज है, या वो प्रॉपर्टी जो लैंड रेवेन्यू लॉस के अंदर आपने पढ़ा भी होगा। मस्जिद में आपको क्लियर भी करता हूँ कि कुछ लैंड रेवेन्यू लॉस के अंदर कुछ ऐसी अमाउंट कुछ ऐसा होता है जो कोर्ट रिकवर करती है एज अ लैंड रेवेन्यू। कोर्ट जो अमाउंट रिकवर करती है एज अ लैंड रेवेन्यू, तो इसका मकसद ये है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को उस इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसके तहत वो अमाउंट कोर्ट को लेना होता है यानी अथोराइज करती है कि भाई वो ऑक्शन करो, उसको सेल करो, उसके जो प्रोसीड्स हैं वो हमारे पास ले आओ कि हम अमाउंट रियलाइज करें एज अ लैंड रेवेन्यू। लेकिन अगर 4 कंडीशंस ये हैं जजमेंट डेटार्स डेटार के सिलसिले में, वो अमाउंट है जो रिकवरेबल है एज अ लैंड रेवेन्यू, वो अमाउंट है जो रिकवरेबल है एज अ मॉर्गेज, या वो प्रॉपर्टी या अमाउंट है जिसके ऊपर चार्ज है, या वो अमाउंट है जिसके अंदर उसकी किसी दूसरे बंदे के साथ या जजमेंट डेटार्स की उसके साथ ट्रांजैक्शन है थ्रू प्रॉमिसरी नोट के, वो अमाउंट रिकवरेबल नहीं होगा इन ल्यू ऑफ दिस प्रोविजन एज प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 21 रूल 46। गार्नेशी का जो प्रोविजन है सीपीसी के अंदर वो है ऑर्डर 21 रूल 46। प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ जजमेंट डेटार इज डायरेक्टली अटैच्ड। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर करेगी दैट जो प्रॉपर्टी जजमेंट डेटार के पोजेशन में है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड।
and property in possession of Garneschi will be attached by a prohibitory order. Property in possession of judgment debtor will be directly attached by seizure. It's seizure means seize करेगी, प्रॉपर्टी सीज करेगी, अटैच करेगी, लेकिन प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ गार्नेशी विल बी अटैच्ड बाय अ प्रोहिबिटरी ऑर्डर। तो सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन आते हैं। हु इज गार्नेशी? सर गार्नेशी इज जजमेंट डेटर्स डेटा। व्हाट इज रोल ऑफ द गार्नेशी इन द केस? Which property of the garnishee are attachable? जिसके अंदर मैंने बताया द प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज, अंडर चार्ज या अंडर प्रॉमिसरी नोट और दैट प्रॉपर्टी which is recoverable as land revenue is not attachable. Whether property of the garnishee will be attached by the court directly? No sir. Property of the judgment debtor is directly attachable, whereas the property of garnishee will be attached by a prohibitory order. These are examination questions. How examination questions will be successfully covered? जब आपको उस प्रोविजन का मुकम्मल नॉलेज होगा, उसके every pros and cons from every perspective, if your study is complete, then okay, if any questions comes forward, then you can successfully reply that question. Otherwise you will be confused. So this is the background of Garnishee जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया और एक्सप्लेन किया। आज का लेक्चर तो यहाँ पूरा होता है, तो इंशाल्लाह ताला बाकी जो इसके हैं टॉपिक्स नेक्स्ट वीक में हम आपको आगे ले चलेंगे।